दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 36वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कल एक जासूस को प्रूफ रीडर की हैसियत से उसके प्रेस में काम भी दिलवा जाएगा। उधर बलवंत राम का सीमा का अंकल है, उस पर भी हर पल नजर रखी जाती है। इस कोठे में सबसे दिलचस्प कैरेक्टर है वो। एकदम से उसने हैरानी से पूछा, दिलचस्प मतलब? वो हंदा है मगर सब कुछ देखता है। क्या मतलब? चीफ ने पंडित जी को बलवंत के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के बाद कहा, मगर वो थोड़ा सनकी है। भले पल कुछ बात कर रहा होगा, अगले ही पल कुछ सीमा से बहुत प्यार करता है, मगर गजराज से उतनी ही नफरत। अगर उसकी नजर में गजराज ने सीमा की दौलत को लिए शादी की है और उसका ख्याल है कि सीमा की टांगे भी गजराज ने ही तोड़ी है, उसे हर समय सीमा की चिंता लगी रहती है। वाकई बलवंत बड़े दिलचस्प व्यक्ति है। अंधा होने के बावजूद आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो त्रिकालदर्शी हो। जी बिल्कुल, अमृत से जाने से आप उससे मिल सकते हैं, चीफ ने कहा। खैर देखा जाएगा। कोई और खास बात? पंडित जी ने पूछा। हाँ, एक और अत्यंत खास खबर है, चीफ ने कहा। पंडित जी ने उत्सुकतापूर्वक कहा, क्या? सीमा एक हफ्ते से कम एक बार पागलखाने जरूर जाती है। पागलखाने? क्यों? सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। ऐसी क्या बात है? वो हर हफ्ते वो नीलम से मिलने जाया करती है। नीलम? पंडित जी वाकई अपनी कुर्सी से इस तरह उछल पड़े जैसे अचानक से वह गर्म तवे में बदल गई हो। जो पंडित जी किसी भी इंफॉर्मेशन पर कभी चौंकते नहीं थे, उनके चेहरे पर हैरत के असीमित भाव उभर आए थे और वह बोले, क्या आप उसी नीलम की बात कर रही हैं जिसने? जी हाँ, मिस्टर चीफ ने दिलचस्प मुस्कुराहट के साथ कहा। हमने कहा था ना कि आप चौंक करेंगे। हम उसी नीलम की बात कर रहे हैं जो भारत सरकार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जरूरी है, मगर जिसने खून कर दिया है। कानून जिसे फांसी पर चढ़ाने के लिए मजबूर है, पुलिस और डॉक्टरों के लिए जिसका पागलपन सिरदर्द बन गया है, चीफ ने बताया। नीलम से सीमा का क्या संबंध है? पंडित जी ने पूछा। वो दोनों सहेलियां हैं, चीफ ने कहा। ओह, कहने के बाद पंडित जी जाने किन विचारों में गुम हो गई। फिर काफी देर बाद बोले, इसका मतलब ये है कि सीमा से मिलकर उसे नीलम के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। संभव है कि कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिसकी मदद से दुनिया के लिए आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत नीलम के पागलपन का दूर करने के लिए कोई रास्ता निकल आई, पंडित जी ने कहा। हम भी यही सोच रहे थे। जी। खैर, जब सीमा नीलम से मिलने जाती है, क्या उस समय सीमा की हिफाजत के कुछ इंतजाम है? पंडित जी ने पूछा। जी हाँ, एक कार हमेशा सीमा के कार के साथ साथ पागलखाने तक जाती है और फिर साथ ही कोठी तक आती है। इसमें एक समय के 3 जासूस होते हैं, यानी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जाल पूरी तरह से बिछा रखा है। अब जरूरत सिर्फ गजराज की हरकत में आने की है, और वह खुलकर हरकत में कभी आएगा तब वो आप दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे। ट्रांसफर हो गया है राव साहब, दिल्ली तो छोड़नी ही पड़ेगी, मजाकिया अंदाज में कहते हुए पंडित जी ने हाथ विदाई के लिए बढ़ा दिया। गजराज जानता था कि उसे वॉच किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि कोठी में मौजूद नौकरों की फौज में जो नया नौकर शामिल हुआ, वो भी बीच करने वालों लोगों में से एक ही था। सामान्य बुद्धि से उसने ये भी अनुमान लगा लिया कि ये लोग रो से ही संबंधित होंगे। यानी उसके ख्याल से पहलगाम में पंडित जी जो कुछ समझते थे, वो सब कुछ उन्होंने यहाँ आकर रो के चीफ से कह दिया था। और अब रो के जासूस केवल इस उम्मीद से वॉच कर रहे थे कि शायद वैन लुटेरे प्रेस से संबंधित अपना टेक्निकल काम निकालने के लिए पुनः मुझ पर हाथ डालेंगे। काश वो वॉच किए जाने के वास्तविक कारण की कल्पना कर सकता है। ऐसी बात भी नहीं कि खुद को वॉच किए जाने से वह तुरंत ही ताड़ गया हो। 2 दिन तक जब उसने अदल बदल कर कुछ खास लोगों को हर समय अपने इर्द गिर्द महसूस किया, तो उसे शक हुआ और फिर इस शक को विश्वास में बदलने के लिए उसने सड़कों पर निरुद्देश्य चक्कर काटे, मगर ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे वॉच करने वालों को इल्म हो कि उस पर वॉच किए जाने का पता लग गया है। पहलगाम से आने के बाद उसने अपने साथियों के साथ एक ही मीटिंग की थी, और उस मीटिंग के अगले ही दिन वो खुद को वॉच किया जाता हुआ महसूस कर रहा था। उस मीटिंग को आज 20 दिन गुजर गए थे। अतः गजराज को लग रहा था कि अब उसके साथी मीटिंग के लिए व्यग्र हो उठेंगे। उनके संतुष्टि के लिए कम से कम एक संदेश पहुंचाना तो जरूरी ही था। मगर रो के जासूसों का जिस किंस जाल वो अपने चारों तरफ महसूस कर रहा था,
उसमें से सफलतापूर्वक कोई संदेश निकाल देना भी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जैसा नहीं था। सोच विचार करके उसने एक ट्रिक निकाल ही ली। उस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए उसने मुगल महल नाम के उस होटल में कदम रखा जिसमें 24 घंटे भीड़ रहती थी। 3 व्यक्ति अब उसके पीछे थे। वो एक कैबिन में घुस गया। वो तीनों हॉल की ही एक ऐसी सीट पर बैठ गए जो केबिन के नजदीक थी। जो वेटर आया तो गजराज ने उसे एक कॉफी लाने के लिए कहा। वेटर ने कॉफी रखकर चले जाने के बाद गजराज ने एक 5 के नोट पर टीटू बागेश की खोली का पता लिखा। नोट के दूसरी तरफ लिखा, नोट लाने वाले को 100 रुपए दो। यह बात वो केबिन पर पड़े पर्दे पर झेरी से ताड़ चुका था कि उन तीनों में से कोई भी कम से कम वेटर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अतः कॉफी समाप्त करने के बाद बेल बजाई। वेटर आया। 5 रुपए टिप देकर सलाम ठोकने के लिए अभी उसने हाथ उठाया था, गजराज ने कहा, नोट उठाकर पढ़ो, इसके सफेद भाग पर क्या लिखा है? कोई एड्रेस है साहब? दूसरी तरफ से पढ़ो। पलटकर पढ़ते ही वेटर की आंखें चमकने लगी। बोला, क्या मतलब साहब? आज शाम को इस एड्रेस पर जाकर मिस्टर बागेश से कहना कि कल दिन के 11 बजे वह प्रेस के कस्टमर खई की तरह मिले। कोठे के सामने टैक्सी से उतरते ही पंडित जी की दृष्टि उस पार फुटपाथ पर बैठे पुलिस करने वाले पर पड़ी। जो टैक्सी वाले का बिल अदा करते वक्त उन्होंने ताड़ लिया कि वास्तव में वह पुलिस वाला नहीं है। पंडित जी रो की व्यवस्था में संतुष्ट होते हुए कोठे के लोहे वाले द्वार की तरफ बढ़ गई। वो कंधा पर बंदूक लटकाए एक गोरखा स्टूल पर बैठे बीड़ी फूंक रहा था। उन्होंने अपनी तरफ आता हुआ देखकर वह बीड़ी उठाकर खड़ा हो गया। अभी गोरखा कुछ बोलने ही वाला था कि पंडित जी की दृष्टि लॉन के हरे कालीन की नजर आने वाली घास पर टहलते व्यक्ति पर पड़ गई। 1.5 उम्र के उस व्यक्ति की पीठ पर तरफ थी, मगर फिर भी पंडित जी ने अनुमान लगा लिया कि वह बलवंत ठाकुर ही होगा। इसलिए उन्होंने होठों पर उंगली रखकर गोरखे से कुछ भी बोलने के लिए नहीं कहा। एक अपरिचित की अचानक इस हरकत पर गोरखा चकित रह गया। अभी वह वहीं पर सोच विचार के मूड में खड़ा ही था कि पंडित जी दबे पांव उनके सामने से निकल गए। यह पंडित जी के व्यक्तित्व का ही कमाल था कि गोरखे के मुंह से एक शब्द भी न फूट सका और पंडित जी बिल्ली के दबे पांव से साथ लॉन में पहुंच गए। मगर अभी लॉन में उन्होंने एक कदम ही रखा था कि बिजली सी कौंध गई। फुर्ती के साथ पलटकर बलवंत गुर्राया, कौन है? पंडित जैसा था व्यक्ति चमत्कृत हो गया। घूमने के साथ ही बलवंत ने न जाने जेब से रिवॉल्वर निकाल ही लिया था कि उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर और घूरती हुई प्रतीति देती हुए बलगमदार आंखों को पंडित जी देखते ही रह गए। वे कुछ बोले नहीं थे। कुछ सूंघता हुआ सा बलवंत चीखा, गोरखा, कौन खड़ा है यहाँ? साहब, हकलाता हुआ गोरखा कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि हल्की सी मुस्कान के साथ पंडित जी बोले, ये हम हैं मिस्टर बलवंत केशव पंडित। कौन केशव पंडित? बलवंत के चेहरे पर अभी तक तनाव था। LIC के जासूस। हम पहलगाम में सीमा बेटे की मिले थे। और क्या उसने हमारे बारे में आपको कुछ नहीं बताया? ओह, तो आप हैं वो पंडित जी। कहने के साथ उसके चेहरे पर तनाव के स्थान पर खुशी की लहर दौड़ती नजर आई। आइए, मैं आपसे मिलने का बहुत इच्छुक था और उस सवर के बच्चे को से इस सीमा को बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। प्लीज मेरे गले आ मिलिए। पंडित जी आगे बढ़े, तभी मुश्किल से वो कदम ही बढ़ा पाए थे कि अचानक बलवंत पुनः रिवॉल्वर तानकर गुर्रा उठा। ठहरो। पंडित जी ठिठक गए। बलवंत के चेहरे पर दोबारा से वही कठोरता लौट आई थी। आपको दवाई पाऊं मेरे पीछे पहुंचने की क्या जरूरत थी? बलवंत ने पूछा। हम देखना चाहते थे कि जो तुम्हारे बारे में सुना है वो कितना सच है। पंडित जी ने कहा। क्या सुना था मेरे बारे में? यही कि दबे पाव तुम्हारे पास पहुंचना असंभव है। पंडित जी ने कहा। क्या पाया? जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा। हमने पूरे 3 वर्ष जासूस की ट्रेनिंग ली और दबे पांव चलने की आर्ट वहां सिखाई जाती है। आज तुमने उस आर्ट को फेल कर दिया है। पंडित जी ने कहा। अचानक ही बलवंत सतर्क नजर आने लगा और बोला, इतनी तारीफ क्यों हो रही है मेरी? क्या मतलब? क्या जरूरी है कि तुम केशव पंडित ही हो? अगर तुम देख सकते तो हम तुम्हें अपना परिचय पत्र दे देते। वहीं खड़े रहना। चेतावनी सी देने के बाद बलवंत ने ऊंची आवाज में पुकारा, सीमा, ओ सीमा बेटी। कई आवाजों के बाद व्हील चेयर को चलाती हुई सीमा बाहर आई और पंडित जी पर नजर पड़ते ही चीख पड़ी, अरे आप यहाँ पंडित जी? हंसते हुए पंडित जी ने कहा, जरा अपने अंकल को बताओ बेटे कि हम केशव पंडित ही हैं। अरे आप ये किस पर रिवॉल्वर ताने खड़े हैं अंकल? कहते हुए सीमा व्हील चेयर को चलाती हुई लॉन में आ गई, जबकि बलवंत पहले ही रिवॉल्वर जेब में रख चुका था। बाहें फैलाकर वह बड़ी आत्मीयता के साथ पंडित जी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ऐसा स्वागत करने के लिए मुझे माफ करना पंडित जी। आपका स्वागत तो इस कोठे में वैसा ही होना चाहिए
जैसा अयोध्या लौटने पर कभी राम का हुआ होगा। मगर मेरा सतर्क रहना जरूरी है। आज की दुनिया में सुअर के बच्चों का बोलबाला है। पंडित जी ने आगे बढ़कर बलवंत को बाहों में भर लिया और जवाब में जिस तरह बलवंत ने उन्हें अपनी बलिष्ठ भुजाओं से कसा था, उसे पंडित जी ने महसूस किया कि उससे मिलकर सचमुच बलवंत को दिली खुशी हो रही है। पंडित जी के पेट को थपथपाने से अंदाज में वो पूरी आत्मीयतापूर्ण बोला, अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए मैं जान भी हाजिर कर दूंगा पंडित जी, अगर आपने सीमा को दूसरा जन्म दिया है। पंडित जी के कुछ बोलने से पहले ही सीमा ने कहा, अब इन्हें यहीं लिए खड़े रहोगे अंकल, या अच्छे से मेहमानवाज की तरह अंदर भी लेकर जाओगे? ये अंदर की तरफ बढ़ पड़े। पंडित जी रास्ते में ही उन्होंने पूछा, क्या आप अपनी जेब में से हमेशा रिवॉल्वर रखते हैं मिस्टर बलवंत? 24 घंटे। क्यों? वैसे तो रिवॉल्वर से मेरा खेलने का शौक है, मगर इस कोठे में सिर्फ सीमा की हिफाजत के लिए अपने पास रखना पड़ता है। सीमा की हिफाजत के लिए? हाँ, मगर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत? शब्द को चबाते हुए बलवंत ने कहा, बहुत जबरदस्त जरूरत है। अगर किसी पत्नी का पति ही उसकी हत्या की फिराक में हो तो। उफ अंकल, बलवंत की बात बीच में ही काटकर सीमा कह उठी, आपने फिर वही राग अल्पना शुरू कर दिया। पंडित जी, आप खुद ही समझाइए, इन्हें तोते की तरह एक ही पहाड़ा रटे हुए हैं। पंडित जी ने बताइए कि पहलगाम में मेरी हत्या की कोशिश राज नहीं, अपने स्वार्थ के लिए वैन लुटेरे कर रहे थे। अगर पंडित जी ऐसा समझते हैं तो मैं कहूंगा कि जिसे लोग LIC का सबसे बड़ा जासूस कहते हैं, वो अभी बहुत कच्चा है। ड्राइंग रूम में प्रविष्ट होते हुए पंडित जी ने पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जवाब देने से पहले ही बलवंत ने अपने नेतृत्व में पंडित के लिए नौकरों से नाश्ता लाने के लिए कहकर सीमा को वहां से टरकरा दिया और फिर पंडित जी को बैठने के लिए कहा। स्वयं वो तभी बैठा जब पंडित जी के बैठने से उत्पन्न होने वाले सोफे की चरमराहट सुन ली और बोला, मेरी छठी इंद्री कहती है कि वो सब षड्यंत्र इसी सुअर का था। जो कुछ वहां घटा उसे हमने अपनी आंखों से देखा था। आंखें कभी कभी धोखे में डाल देती हैं पंडित जी, मगर इंद्रियां कभी धोखा नहीं देती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या आपने गजराज की कभी कोई ऐसी हरकत महसूस की जिससे लगता हो कि वो सीमा की हत्या करना चाहता है? ऐसी हरकत महसूस करता तो क्या अब तक वो जीवित रहता? फिर मेरा दिल कहता है कि वो दौलत का लालची है, दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सीमा की हत्या के लेकर वैन रोबरी तक, और मेरा मस्तिष्क अक्सर सीमा के इर्द गिर्द छाई धुंध को देख रहा था। इस धुंध में मुझे मृत्यु की गंध आती है। मृत्यु की गंध? हाँ, उसे शायद आप भी नहीं सूंघ सकते पंडित जी, मगर मैं सूंघ सकता हूँ। आवेशित अंदाज में बलवंत जाने जाने क्या क्या कहता चला गया। पंडित जी समझ चुके थे कि बलवंत को किसी भी ढंग से समझाया नहीं जा सकता है, और अगर सच कहा जाए तो उसे समझाने की जरूरत भी नहीं थी। आखिर हकीकत भी तो वही थी, वही वो सोच रहा था जो वो कह रहा था। पंडित जी ने अंधे बलवंत की दिशा व शक्ति पर आश्चर्यचकित हो गया था। अब ये बात उसकी समझ में आ रही थी कि मर्डर के लिए सीमा को पहलगाम ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। पंडित जी को लगा कि गजराज और उसके साथियों के लिए कम से कम इस कोठी में सीमा का कत्ल करना असंभव की सीमा तक कठिन है, और रो के जासूसों से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत ये अंधा है। कुछ देर बाद अपने नेतृत्व पर सीमा नाश्ता लगवा लाई, और नाश्ते के बीच उन्होंने सीमा से प्रश्न किया, नीलम को तुम कैसे जानती हो सीमा बेटी? मेरी सहेली है वो। कब से तुम्हारा मतलब उसका तुम्हारा पहला परिचय कब हुआ? कॉलेज में हम साथ ही पढ़ते थे। नीलम बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जो कुछ वो आज है उसी से जाहिर है कि वो ब्रिलियंट तो रही होगी। ये भी तुम जानती हो कि सीमा की मुल्क और समाज के लिए वो, बल्कि विशेष रूप से उसका दिमाग कितना मूल्यवान है। कहीं दिमाग जिसमें खराबी आ गई है। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के मस्तिष्क स्पेशलिस्ट बिल्कुल फरी उसके जहन में से महसूस कर रहे हैं। उसका पागलपन दूर करने के लिए सारा संसार जुट पड़ा है। सारी दुनिया की आंखें सिर्फ और सिर्फ आपके मस्तिष्क पर जमी पड़ी है। मैं जानती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती बेटी कि उसका पागलपन दूर हो जाए? पंडित जी ने पूछा। फायदा क्या है? पागलपन दूर होते ही उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सीमा के इस वाक्य पर पंडित जी को झटका सा लगा, किंतु शीघ्र ही संभल कर बोले, मगर उससे पहले वह संसार और समाज की ऐसी खिदमत कर जाएगी कि बच्चा बच्चा उसके सिर्फ उसी गुण का गाया करेगा। इससे उसका क्या मिलेगा? इसका मतलब तुम चाहते हो कि वह कभी ठीक ही ना हो। ऐसा चाहने वाला तो नीलम का कोई दुश्मन भी नहीं होगा। मैं तो फिर उसकी सहेली हूँ। हाँ, उसके चारों तरफ फैले पेचीदे हालातों को देखकर मन बेचारी से प्रति सहानुभूति से भर जाता है। शायद उन हालातों ने ही उसे पागल कर दिया।
विश्वविख्यात डॉक्टरों का कहना है कि अगर नीलम की पिछली जिंदगी मिल जाए और उस जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति निकल आए जिससे नीलम पर उतना अटूट प्यार करती हो जैसा सुरेश से करती थी, शायद वो व्यक्ति नीलम के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर साबित होगा। ऐसा व्यक्ति खुद ही उसके दिमाग के लिए इलाज बन सकता है। ओह, क्या तुम ऐसे व्यक्ति को जानती हो? ये सवाल मुझसे पागलखाने के इंचार्ज और कई अफसर भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि लाख चेष्टाओं के बावजूद भी पुलिस नीलम की कॉलेज लाइफ से पहले की जिंदगी तलाश नहीं कर पाई। और बड़ी अजीब बात है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। याद पड़ता है कि कॉलेज में ही एक दिन मैंने नीलम से पूछा था कि वो कहाँ रहने वाली है, उसके माँ बाप कौन है। तब उसके चेहरे पर अजीब सी वेदना उभरी थी। उसकी आंखों में उमड़ते ही आंसुओं को मैंने देखा था। चेहरा विकृत हो गया था और बोली, अगर तू भविष्य में मेरी सहेली बनना रहना चाहती है सीमा, तो इस बारे में कभी कोई भी सवाल मत करना। फिर कभी तुमने उससे सवाल नहीं पूछा? पंडित जी ने पूछा। साहस ही नहीं हुआ? क्या उन दिनों वो अकेली ही रहती थी? हाँ, अपना और विशेष रूप से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए वो ट्यूशन किया करती थी। मुझसे उसने कभी उधार नहीं लिया। पंडित जी को लगा कि व्यर्थ ही सीमा से उलझ रहे हैं। अगर सीमा को पता होता कि वे जासूस अब तक निकल चुके होते जो नीलम के अतीत की तलाश में भटकते फिर रहे हैं। अतः विषय बदलते हुए बोले, मिस्टर गजराज नजर नहीं आ रहे? इस समय तो अपने प्रेस में होते हैं। पंडित जी उठकर खड़े होते हुए बोले, अब आए तो कहना कि हम आए थे। कभी शाम को आइए ना, 5 बजे के बाद वे ही मिलते हैं। हम बस आज शायद पहली और आखिरी बार मिलने आए हैं। काफी देर बाद चुप बलवंत कह उठा, ऐसा क्यों कहते हैं पंडित जी? मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि भविष्य में आपका स्वागत रिवॉल्वर से नहीं करूंगा। अब मैं आपके कदमों की आवाज पहचान सकता हूं। वो बात नहीं है बलवंत, बल्कि मजबूरी में हमारा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर? सरकारी मुलाजिम है भाई, जहां फेंक दे जाना पड़ता है। हम कल सुबह ही अमृतसर के लिए निकलना चाहते हैं। प्रेस में अपने कैबिन में बैठे बागेश को गजराज ने अपने चारों तरफ की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया था। यह सुनकर कि गजराज के चारों तरफ रो के जासूस का जाल बिछा हुआ है और उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, बागेश थोड़ा आतंकित नजर आने लगा और उसके चेहरे पर चिंता की ढेर सारी लकीरें उभर आई थी। गजराज बोला, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। जो तुमने बातें बताई, क्या वे परेशानी करने वाली नहीं है? बागेश ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? जरा सोचकर जवाब दो कि तुम ही को यहाँ क्यों बुलाया है। निक्कू, बल्लो और टीटू में से किसी को और क्यों नहीं? गजराज ने पूछा। मैं भला इस बारे में क्या कह सकता हूँ? ठीक है, मैं बताता हूँ कि ये तुम जानते हो कि निक्कू के लिए फार्म हाउस के तहखाने से निकलना मना है, क्योंकि महज उसकी आंखों के कारण ही पुलिस वेल लुटेरे के रूम में उसका नाम जान गई है। बल्लो दिमाग से पैदल है, अतः उसे यहाँ बुलाने से कोई मतलब हल होने वाला नहीं था। रह जाते तुम और टीटू, सो मेरी समझ के मुताबिक टीटू के मुकाबले बुद्धि का उपयोग तुम बेहतर करते हो। यहाँ मुझे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो बिना मेरी ज्यादा मेहनत के बातों को सुनकर ही वर्तमान स्थिति को ठीक से समझ जाए। मैं नहीं समझा। जो कुछ मैंने कहा है उसे चिंतित होने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रो की नजरों में मैं वैन लुटेरा नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐसा संभावित व्यक्ति हूँ जिसने वैन संबंधित संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः हमें सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। बागेश चुपचाप उसका मुंह ताकता रह गया। इन 21 दिनों में तुम लोगों ने किसी भी माध्यम से मुझसे संबंध स्थापित न करके होशियारी और सावधानी का परिचय दिया है। तुमसे भी तो कोई गड़बड़ी हो सकती है? बागेश ने पूछा। कुछ कहने के लिए गजराज ने अभी मुंह खोला ही था कि अजय ये रखा गया एक प्रूफ रीडर कैबिन की तरफ आता नजर आया। बागेश अभी राज के ठिठक जाने का कारण पूछने ही वाला था कि एक झटके में कैबिन का दरवाजा खुल गया। क्या प्रॉब्लम है? गजराज ने पूछा। प्रूफ रीडर ने मेज पर रखते हुए दिखाकर कहा, यहाँ एक कैरेक्टर के बारे में लेखक ने लिखा है कि वो 8 फुट लंबा था। फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर, मेरे ख्याल से आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति 8 फुट लंबा नहीं हो सकता। क्या तुम लेखक हो? गजराज ने आंखें निकालकर उस पर कोसते हुए पूछा। जी नहीं, वो सकपका गया। तो फिर लेखक की गलती निकालने के लिए किसने कहा? तुमसे। और जो लिखा है वो ठीक है। तुम प्रूफ रीडर हो, अपनी सीट पर बैठकर सिर्फ प्रेस मिस्टेक निकालो। यस सर। कहने के बाद वो तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। ये प्रूफ रीडर आज ही रखा गया है और तुम देख ही रहे हो कि वो बार बार किस तरह अनशंट बहानों के साथ कैबिन में आ रहा है। मुझे लगता है कि इसका संबंध भी रो से है। बागेश का चेहरा पीला पड़ गया। कारण समझते ही गजराज ने कहा, मगर मेरी स्कीम ही ऐसी है कि लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इनकी आंखों के सामने दुर्घटना होगी और वह सिर्फ उन्हें दुर्घटना ही लगेगी।
निक्कू ने कहा कि यहाँ मैं आने की योजना जाने बिना न लौटूं। तो सुनो, क्या गजराज अभी बागेश को पूरी की पूरी योजना बता देगा या फिर उसे टालने के लिए अभी कुछ और दिन के लिए कहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।